उनकी कार माउंटेन वैली में आकर रुकी। राज ने उतरकर ऋत्विक के साइड वाला डोर खोला, फिर राही की तरफ जाकर डोर खोकर खड़ा हो गया। दोनों निकले और एक दूसरे को एक नज़र देखकर नज़रें चुरा ली। अंदर जाते हुए राही ने विला को देखा, क्योंकि सुबह जल्दबाजी में उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि ये जगह कौन सी है। ये एरिया शहर का सबसे एक्सपेंसिव था। इसमें वही लोग रह सकते थे जो अपनी फील्ड में टॉप पर हो। कोई अमीर इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था जब तक कि वो मल्टी बिलियनर ना हो। मुंबई में स्थित माउंटेन वैली की सिक्योरिटी सबसे अच्छी थी। यहाँ किसी भी मीडिया का आना बहुत मुश्किल था। चोर की तो बात ही अलग है। बहुत कम लोग जानते थे कि राय एंटरटेनमेंट के सीईओ का घर कहाँ है। यहाँ ज़्यादा घर नहीं थे, लेकिन जितने भी थे सबके अपने एग्जिट और एंटर करने की पर्सनल स्पेस थी। राही तो वहाँ की खूबसूरती को निहारे जा रही थी। वेल मेंटेन गार्डन, उसी के बीच झूला, फिर दूसरी तरफ स्विमिंग पूल। तभी उसकी नज़र बगल में ही बने विला पर गई और उसके गार्डन पर अटक गई। वहाँ तरह तरह के फूल और फ्रूट्स लगे थे, जैसे कोई बगीचा। ऋत्विक, जो सिक्योरिटी गार्ड्स को राही के बारे में बता रहा था, अब तक उसके पास आ गया और उसकी नज़र का पीछा करते हुए बोला, वो घर मेरे छोटे भाई का है। वो फिलहाल वेकेशन पर है, जब आएगा तब उससे मिलने चलेंगे। अपनी बात कहने के बाद उसने राही का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। ऋत्विक उसे उसी रूम में ले गया जहां वो सुबह उठी थी। तो ये इनका रूम था, राही ने सोचा, और ऋत्विक को देखने लगी जो उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। तभी उसकी नज़र बीच में रखे किंग साइज बेड पर गई, जिसे रेड रोजे से सजाया गया था। बेड पर फूलों से हॉट बना था, साथ की वाइट पर्दे उसे बहुत ही सुंदर बना रहे थे। कैंडल्स जल रही थी, सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था, ना ज़्यादा और ना कम। इतने बड़े सीईओ होकर ये सब कराने का इन्हें समय कैसे मिल गया, राही सोचने लगी। उसे अच्छा भी लग रहा था कि उनकी शादी की तरह सब कुछ अजीब ना हो, लेकिन ये सब उसे बहुत ही क्यूट लग रहा था। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? ऋत्विक ने उसे सोच में डूबा देखा तो खुद को उससे ये सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। नहीं, मतलब हाँ, मुझे डेकोरेशन सच में बहुत पसंद आए। ये कहते हुए राही के गाल लाल हो गए। वही उसका रिएक्शन देखकर ऋत्विक अपने कदम आगे लेते हुए उसके पास आने लगा। ऋत्विक को अपने पास आता देख राही की धड़कनें शोर करने लगी और उसके मन में गाना बजने लगा। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। आंखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। रास्ता नया रब्बा, दिल छू रहा है, खींचे मुझे तेरी ओर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। उनके दिलों की धड़कन एक दूसरे के बहुत करीब थी जब ऋत्विक ने राही को अपने आगोश में ले लिया। ऋत्विक के छूते ही राही के रोम रोम में सिहरन दौड़ गई। तब जाकर उसे होश आया और उसके दिल में एक अलग सा सुकून उतर आया। उसके हाथ अपने आप ऋत्विक की पीठ पर कस गए, जिसे महसूस करके उसने राही को और भी कसकर खुद से सटा लिया। अब उनके बीच हवा तक जाने की जगह नहीं बची थी। दोनों अपने शरीर की गर्मी को साफ महसूस कर पा रहे थे। ऋत्विक के हाथ राही की कमर और गर्दन पर लिपटा था, वही राही के हाथ उसके पीठ पर कसे थे। दोनों आंखें बंद किए हुए उसे पल में खोसे गए। थोड़ी देर बाद ऋत्विक की गहरी आवाज़ राही के कानों में सुनाई दी, क्या तुम दिल से और रूह से मुझे अपना पति मानती हो? क्या तुम अब मुझसे शादी करके पछता रही हो? ये कहकर वो उससे दूर हो गया। उद्धरण चिन्ह। राही ने उसकी आंखों में और पूरे आत्मविश्वास से बोली, राही कभी भी अपने डिसीजन पर नहीं पछताती। उद्धरण चिन्ह। रही बात आपको अपना हस्बैंड मानने की, तो अगर ऐसा नहीं होता तो आज खुद के नाम के पीछे आपका सरनेम भी नहीं लगने देती। इस राही को, राही ऋत्विक अग्निहोत्री बनना मंजूर है। उसके शब्दों में सच्चाई और एक पक्का इरादा था कि वो पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं है। ऋत्विक की आंखें गहरी हो गई। उसने राही के चेहरे को अपने सख्त हाथों में भरकर पूछा, कैन आई किस यू? उसके अचानक पूछने पर राही घबरा सी गई। फिर बाद में उसने अपनी पलकें झपका दी, जिसे देखकर ऋत्विक के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और उसने राही के चेहरे को ऐसे ही हाथों में पकड़े हुए आगे की तरफ पुश किया। ऋत्विक के ठंडे लब राही के लबों से जा मिले। दोनों के अंदर एक मीठी सी गुदगुदी होने लगी। ऋत्विक उसे सॉफ्ट किस करते हुए अपना प्यार जता रहा था, जिसे उसने अपने दिल में छुपा कर रखा था। थोड़ी देर बाद ऋत्विक के मुंह में राही के होठ थे, जिन्हें वो बहुत ही पैशन के साथ चूम रहा था। उसके हाथ अब राही की कमर पर कस गए और उसने उसे उठा लिया, जिससे राही के दोनों पैर उसकी कमर पर लिपट गए। उनकी पोजीशन बहुत ही इंटीमेट हो गई, जिससे राही शर्म से वही कहीं छुप जाना चाहती थी। ऋत्विक जी भरकर उसके होठों का रस पीने लगा। उसकी आंखों के सामने वही नज़ारा आ रहा था जब राही आरव को उस सीन में याद करते हुए रो रही थी। दोनों दुनिया जहां को भूले बिना रुके एक दूसरे को ऐसे चूम रहे थे जैसे बरसों से प्यासे हो। जब राही को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तब जाकर ऋत्विक ने उसे छोड़ा और माथे से माथा टिकाए गहरी गहरी सांस लेने लगे। जान, योर लिप्स आर सो टेस्टी, ऋत्विक ने अपनी उसी डीप और मैग्नेटिक आवाज में कहा, जिससे राही का चेहरा जो सांस ना लेने की वजह से लाल था,
वो और भी ज्यादा ब्लश करने लगा। टू बी कंटिन्यूड। कल अगर समय मिला तो पार्ट आएगा। सॉरी पर इस टाइम में काफ़ी बिजी चल रही हूँ। उसे उसी तरह उठाए दीवार से सटा देता है। एक बार फिर ऋत्विक अपने होठों से राही के होठों को ब्लॉक कर लेता है और पैशनेटली उन्हें चूसने लगता है। ऋत्विक के हाथ राही की कमर पर हलचल करते हुए कमर से होते हुए सीने पर आ जाते हैं, जिसे महसूस करते ही राही के बदन में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। ऋत्विक के हाथ उसकी क्रॉप टॉप के अंदर से ही उभरे सीने को सहलाने लगते हैं, जिससे राही की सांसें भारी हो जाती है। जब उससे सहन नहीं होता तो वो भी अपने हाथ उसके बालों में फंसाकर उनमें घुमाने लगती थी। राही को रिस्पॉन्स करता देख ऋत्विक के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वो और भी तेजी से उसके सीने को मसलने लगता था, जिससे राही की कराह निकल जाती है। उसके मुंह को खुला देखा ऋत्विक उसके होठों को छोड़ अपनी जीभ को उसके मुंह में एंटर करा देता है। अपने अंदर घुलती गर्माहट से राही सुन्न पड़ जाती है। यह एहसास और उसकी करीबी उसे पिघला रही थी। राही को समझ नहीं आ रहा था कि उसने कभी आरव को भी खुद को किस तक नहीं करने दिया और आज वो ऋत्विक को अपने इतने करीब आने दे रही है। शायद उनके रिश्ते की वजह से। वैसे भी पति पत्नी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है जहां हम अपना सब कुछ दूसरे के नाम करने को तैयार हो जाते हैं। ऋत्विक राही की जीभ को खुद में उलझाकर बार बार उससे खेल रहा था। राही बस आंखें बंद किए हुए उसे महसूस कर रही थी। अचानक से उसके सीने को सहलाते हुए ऋत्विक ने राही की ब्रा का हुक खोल दिया और उसे अलग करके साइड में टेबल पर रख दिया। उसकी ब्रा स्ट्रेपलेस थी, जिससे ऋत्विक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसे निकलने में। राही का पूरा चेहरा लाल हो गया क्योंकि अब ऋत्विक के हाथ राही की ब्रेस्ट पर थे और वो उन्हें सहलाते हुए उसकी टंग को सक कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी जीभ को चूसने के बाद उसने राही को इशारा किया और अपने होठ हल्के से खोल दिए। उसका इशारा समझकर राही की आंखें शर्म से झुक गई, लेकिन चाहती तो वो भी थी। उसने भी अपनी जीभ को उसके मुंह में डाल दिया और चूसने लगी। ऋत्विक की आंखें बंद हो गई और उसका एक हाथ राही के सीने को सहला रहा था और दूसरा उसकी कोरी कमर को। दोनों की सांसें एक दूसरे के अंदर घुल रही थी। जब राही को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तब उसने ऋत्विक की जीभ को आज़ाद कर दिया और दूर होने लगी। उनके होठों पर एक दूसरे का सलाइवा लग गया था। जैसे ही राही ने अपने अपने होठ अलग किए, उनके बीच लार की पतली सी डोर बन गई, जिसे देखकर राही ने ऋत्विक को देखा जो मधोशी में उसी पतली डोर को देख रहा था, तो कभी उसके गीले होठों को ना चाहते हुए भी राही उससे दूर हो गई, लेकिन उसकी गिरफ्त से नहीं निकल पाए। राही ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए ऋत्विक को देखा जो उसे ही अपनी गहरी नज़रों से देख रहा था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। ऋत्विक उसे उठाए हुए बेड के पास ले गया और आराम से उस पर सुला दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसकी आंखों में बहुत सारे मिक्सड इमोशंस थे जिन्हें राही समझ नहीं पा रही थी। ऋत्विक झुक गया और उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में घुसा दिया। इसी के साथ राही की आंखें बंद हो गई और उसके हाथ ऋत्विक के बालों में कस गए। अपने गीले होठों से वो राही के गले को लिक करते हुए चूमने लगा। इस वक्त उसकी आंखों में जुनून था जिसे कोई समझ नहीं सकता था। राही की तो सांसें अटक रही थी। उसकी छुअन उसे खुद पर से कंट्रोल खोने को मजबूर कर रही थी। अचानक से उसे अपने शरीर में एक तेज दर्द की लहर महसूस हुई। ऋतिक, उसके मुंह से अचानक से आह के साथ निकला तो ऋत्विक रुक गया। उसने उसकी आंखों को देखा जिसमें दर्द और घबराहट साफ झलक रही थी। क्या हुआ? ऋत्विक उसके ऊपर से हट गया और साइड में लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर बोला। राही ने शर्माते हुए कहा, वो हम आज नहीं कर सकते। ऋत्विक भी समझ रहा था कि उसके कहने का क्या मतलब है, फिर भी उसने ना समझी में पूछा, हम क्या नहीं कर सकते? वो जो सुहागरात पर होता है। ये कहते हुए राही का पूरा चेहरा लाल पड़ गया। वो बेड से उठकर जैसे ही जाने को हुई, ऋत्विक ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके बेहद करीब आकर बोला, जान, तुम इस चीज़ से बच नहीं सकती, पहले ये तो बता दो कि हम अभी क्यों नहीं कर सकते। उसके बोलते हुए लब राही के कानों से टच हो रहे थे जो उसके अंदर गुदगुदी मचा रहे थे। उसने खुद की बढ़ती सांसों और दिल की धड़कनों को कंट्रोल करते हुए कहा, वो मेरे पीरियड्स आ गए हैं। उसकी बात सुनकर ऋत्विक के अंदर जो खलबली मच रही थी वो एक बार में ही शांत हो गई। उसने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद राही जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली गई। उसके जाते ही ऋत्विक बालकनी में चला गया और अपनी उत्तेजना को शांत करने लगा। थोड़ी देर बाद चांद को अपनी गहरी नज़रों से देखकर बोला, अब तुम सिर्फ मेरी हो। बहुत जल्द तुम्हें तन और मन से अपना बना लूंगा। अब तुम मिसेज ऋत्विक राही अग्निहोत्री हो। तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, वो आरव भी नहीं। ऋत्विक की आंखें डार्क हो गई और उसने अपनी पकड़ रेलिंग पर कस दी। तभी दो गोरे हाथ आकर उसकी कमर पर लिपट गए, जिसके एहसास को पाकर उसकी आंखें बंद हो गई। राही जो वॉशरूम से आ गई थी, जब उसने रूम में ऋत्विक को नहीं देखा तो बालकनी में आ गई और उसे चांद की रोशनी में खड़ा देखकर उसका दिल रोलर कोस्टर की स्पीड से भी तेज दौड़ने लगा। उसके अंदर बस एक ही बात आई कि कोई इतना परफेक्ट भी हो सकता है। राही ये सोचते हुए उसके करीब आ गई और बैक हग कर लिया।
दोनों इसी तरह खड़े बाहर बह रही ठंडी हवाओं को महसूस करने लगे। वहीं दूसरी तरफ थक हार कर आरव अपने मेंशन आ गया। उसका चेहरा उदास था और वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। तभी उसकी मॉम किचन से उसके लिए पानी लेकर आए और बोली, मेरा बच्चा कितना काम करता है। उसे पानी देकर वो भी उसके पास बैठ जाती है। आरव पानी पीते हुए बोला, मॉम मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ तो सही नहीं है। ये कहकर वो अपना सर अपनी मॉम की गोद में रख देता है और लेट जाता है। वसुंधरा रायचंद उसके बालों को सहलाते हुए, कुछ पाने के लिए ऐसी छोटी मोटी कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। फिर रहा सवाल तुम्हारे प्यार का, तो तुमने ही कहा था ना कि वो अनाथ है। तो प्रॉब्लम ही क्या है, परिधि से शादी करके भी तुम उसके साथ अपना रिश्ता जारी रख सकते हो। क्या आरव भी अपनी मॉम की बात से राजी है? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल। टू बी कंटिन्यूड। खिड़कियों से आती धूप से राही की नींद खुल गई। वो कसमसाते हुए उठने को हुई तो उसे अपनी कमर पर भार महसूस हुआ। उसने आंखें खोली तो उसके सामने ऋत्विक का सुंदर चेहरा आ गया। सोते हुए भी वो किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं लग रहा था। माथे पर बिखरे बाल, घनी पलकें जिनमें आंखें छुपी हुई थी, पतले होठ, तीखी नाक और सबसे आकर्षक वो तिल था जो उसके गाल पर बना राही को मंत्रमुग्ध कर रहा था। राही उसकी सुंदरता में खोई झुक गई और उसने अपने चेरी जैसे पिंक लिप्स उसके गाल पर रख दिए जहां वो तिल था। ऋत्विक के गालों को छूते ही उसे होश आया और वो शर्मा गई। फिर जैसे ही पीछे होने को हुई, ऋत्विक ने एकदम से अपनी आंखें खोल ली और पलटते हुए उसके ऊपर आ गया। राही बस आपलक उसे ही निहारे जा रही थी। अब वो कल की तरह शर्मा नहीं रही थी। ऋत्विक की नज़र राही के होठों पर अटकी हुई थी जिसे वो भी समझ रही थी। अगर इतना ही मन कर रहा है इन्हें छूने का तो छू लीजिए, वैसे भी आपको हक है। ये कहकर राही ने उसकी आंखों में देखा जो हैरानी से उसे देख रही थी, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। ऋत्विक ने उसकी आंखों में गौर से देखा जहां कुछ तो बदल गया था, लेकिन ये उसे अभी समझ नहीं आ रहा था। वो झुका और उसके होठों को अपने होठों में दबाकर चूसने लगा। राही के लिप्स ऋत्विक को चेरी जैसी मीठे लगते थे जिन्हें जितना भी चूम लो मन ही नहीं भरता। दोनों एक दूसरे को चूमते हुए बहुत ही करीब आ गए। राही का सीना ऋत्विक के कठोर सीने से सटा हुआ था। 20 मिनट अनब्रेकेबल किस के बाद जब राही की सांसें उखड़ने लगी तब जाकर ऋत्विक ने एक डीप स्मूच के साथ उसके होठों को जाने दिया। दोनों गहरी गहरी सांसें लेते हुए एक दूसरे की बाहों में लेट गए। 1 घंटे बाद ऋत्विक हॉल में बैठा न्यूज पढ़ रहा था। तभी राही तैयार होकर नीचे आ गई और उसके बगल में बैठ गई। उसके आते ही ऋत्विक का ध्यान न्यूज से उस पर चला गया। वाइट शॉर्ट ड्रेस में वो बहुत सुंदर लग रही थी। किचन कहाँ है? राही ने यहाँ वहाँ देखते हुए पूछा। ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे डाइनिंग टेबल के पास लेकर आया, जिसके साइड में ही किचन थी। राही ने टेबल पर ढके नाश्ते को देखा, फिर ऋत्विक को जो उसके लिए चेयर निकाल रहा था। उसने बैठते हुए हैरानी से प्लेट को हटाते हुए पूछा, ये किसने बनाया? ऋत्विक भी उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गया और दूसरी प्लेट को आगे करते हुए बोला, ये मैंने बनाया है। राही जो आलू के पराठे को अपनी चमक भरी नज़रों से देख रही थी, एक बार फिर हैरान हो गई। ऋत्विक उसके लिए पास में रखी मसाला चाय कप में डालते हुए बिना किसी भाव के अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीने लगा। मुझे नहीं पता था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किंग ऋत्विक अग्निहोत्री को खाना बनाना भी आता होगा। वो मुस्कुराए और आलू के पराठे की बाइट लेकर उसके स्वाद में खो गई। उद्धरण चिन्ह। तो तुम्हें क्या लगा था? ऋत्विक ने उसे खाने को एंजॉय करते हुए देखकर कहा और खुद भी अपना नाश्ता करने लगा। मुझे ना आप बड़े ही घमंडी और अगडू किस्म के इंसान लगते थे, जो ज़्यादा किसी से मिलता नहीं और जो भी उससे टकराया बर्बाद हो गया। ये कहते हुए राही की हंस पड़ी, जिससे उसके एक गाल में पड़ रहा डिंपल साफ दिखने लगा और वो हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगी। उसी तरह राही को घूरते हुए वो बोला, अब कैसा लगता हूँ? अब तो आप उससे बहुत अलग लगते हैं, बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो की तरह। हा। ऋत्विक के भाव नहीं बदले और उसने उसी तरह कहा, लेकिन मैं हीरो नहीं विलेन निकला तो क्या करोगी तुम? राही की हंसी गायब हो गई। अब वो भी सीरियस होकर ऋत्विक के भावहीन शांत चेहरे को देखने लगी। अगर विलेन आप जैसा हो तो वो भी मंजूर है। वो हीरो किसे चाहिए जो दुनिया के लिए आपको छोड़ दे? इससे बेहतर तो एक विलेन है जो मेरे लिए इस दुनिया तक को बर्बाद कर दे। उद्धरण चिन्ह। राही की आंखें एकटक उसकी गहरी काली आंखों में देख रही थी। ऋत्विक को उसकी आंखों में अपने लिए वो अफेक्शन दिख रहा था जो वो हमेशा से देखना चाहता था। फ़ोन की रिंग से दोनों को होश आया। राही ने अपना फ़ोन पर्स से निकाला तो देखा रुचि उसे कॉल कर रही थी। हेलो रुचि। कॉल पिक करते ही उसने कहा तो दूसरी तरफ से रुचि की एनर्जेटिक आवाज़ आए, राही मेरी जान, मैंने तेरे लिए कुछ कंपनी सिलेक्ट की है, एक बार देख ले, उसके बाद मुझे बता तो हम आज ही एजेंसी भी सेलेक्ट कर लेंगे। अभी तो तुझे सेल्फ मेड में ही इतना अच्छा रोल मिल चुका है, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से एजेंसीज को देख ले। और हाँ,
अयंतिका का रोल तुझे मिला है, ये बात मैंने डायरेक्टर रिधान को सीक्रेट रखने के लिए कही थी। इसलिए पिया पागलों की तरह उस एक्ट्रेस को ढूंढ रही है जिसने वो रोल पाया है। हा, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। अब तो बस उस दिन का इंतजार है जब तू स्टार की तरह चमकेगी और वो देखती रह जाएगी। मुझे तो अभी ही सोचकर हंसी आ रही है कि जब उसे पता चलेगा कि जिस रोल को वो अपनी दोस्त को देना चाहती थी उसे तूने ले लिया है तो उसकी शक्ल तो देखने लायक होगी। राही ने कहा, इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। जब तक जीत पूरी तरह से हमारी नहीं हो जाती। मैं देख लेती हूँ, उसके बाद तुम्हें कॉल करूँगी। ठीक है, रुचि ने इतना कहा और दोनों तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। राही रुचि की भेजी एजेंसी की इन्फॉर्मेशन देखने लगी, तभी ऋत्विक ने कहा, मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। उसकी बात सुनकर राही हैरान रह गई और उसे देखने लगी। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद आपके सपोर्ट और प्यार के लिए। बस इसी तरह अपना सपोर्ट दिखाए। घर में शादी होने की वजह से चैप्टर लिखने में प्रॉब्लम होती है। सॉरी फॉर दैट। अब तक आपने पढ़ा कि ऋत्विक राही को उसकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिससे वो हैरान रह जाती है। मैं तुम्हारी कंपनी कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ? मेरा कोई एक्सप्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं है। वैसे भी रा एंटरटेनमेंट का अपने आर्टिस्ट को चूज करने का लेवल ही बहुत ज़्यादा हाई है, और मैंने अभी बस अपने करियर के लिए 2 कदम बढ़ाए हैं। उसकी बात सुनकर कहीं ना कहीं ऋत्विक को अपने अंदर खुशी महसूस हो रही थी कि उसने जिससे शादी की है वो उसकी पोजीशन का फ़ायदा कभी नहीं उठा सकती। उसने शांत लहजे में पूछा, तो कौन सी एजेंसी ज्वाइन करोगी? राही ने रुचि की भेजी एजेंसीज पर एक नज़र डाली, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ए फ्लैट एंटरटेनमेंट। ये नाम सुनकर ऋत्विक ने उसे गौर से देखा, जो उसे ही एक कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ देख रही थी। ए फ्लैट ही क्यों? ऋत्विक ने अपना नाश्ता खत्म करते हुए पूछा। जैसा कि आप जानते हो, एबी एंटरटेनमेंट अभी एक एवरेज ग्रोइंग कंपनी है, लेकिन अगर मेरे इसमें शामिल होने के बाद उसकी ग्रोथ बढ़ी तो ये मेरे करियर को काफ़ी बूस्ट करेगा। इसके बाद कई बड़ी एजेंसी मुझे ऑफर देगी, तब मैं रखूंगी अपना दूसरा कदम थर्ड बेस्ट कंपनी की आर्टिस्ट बनकर। ऋत्विक ने तारीफ से उसे देखा और बोला, ठीक है, जो करना है करो, बस जब भी ज़रूरत हो मुझे बता देना। ओके, राही ने सर हिलाकर कहा और झूठे बर्तन किचन में लेकर जाने लगी। उसके जाने के बाद ऋत्विक ने राज को कॉल किया और बोला, कुछ भी हो जाए उस आरव को भनक भी नहीं लगने चाहिए कि राही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन कर रही है। ओके बॉस, लेकिन कल उसी मूवी का प्रीमियर है, तब तो पता चलेगा ही। तब तो उसे कल बहुत बड़ा शॉक लगने वाला। ये कहते वक्त ऋत्विक की आंखें शैतानी ढंग से मुस्कुराए। राज भी हंसते हुए बोला, हाँ बॉस, झटका तो उसे इतनी जोर का लगेगा कि उसकी आंखें ही जल जाएगी। रिवेंज फ्रॉम फेथ मूवी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो और इसके लीगल राइट्स भी ले लो, जिससे कोई भी अपनी पावर से इसे बंद ना करा सके, ऋत्विक ने गंभीर लहजे में कहा और फ़ोन रख दिया। फिर वो किचन में चला गया। राही को अंदर बर्तन धोते देख वो भी उसकी मदद करने लगा और सभी धुली हुई डिश को पोंछकर स्टैंड में रखने लगा। राही मुस्कुराए और अपने हाथ धोकर बोली, लेट नहीं हो रहा कंपनी जाने के लिए? ऋत्विक ने प्लेट्स जगह पर रखते हुए कहा, नहीं, आज का दिन हम साथ में रहेंगे। ये कहकर वो राही के पास गया और अगले ही पल उसे गोद में उठा लिया। उसकी इस हरकत पर राही चिहुक गई और गिरने के डर से उसने ऋत्विक की गर्दन के चारों तरफ अपनी बाहें लपेट ली। ऋतिक, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कहीं नहीं, बस एक प्यारी सी डेट पर। क्या? उसने अभी इतना ही कहा था, तब तक ऋत्विक उसे लेकर टेरेस पर आ गया। वहां आते ही उसने राही को उतार दिया। राही हैरानी से उसे सवाल भरी नज़रों से देखने लगी। टेरेस पर कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे राही को लगे कि यहाँ कोई डेट भी हो सकती है। वो चारों तरफ देखने लगी। वही उसे इतना कंफ्यूज देखकर ऋत्विक के होठों पर हल्की स्माइल आ गई और वो उससे 4 कदम की दूरी पर खड़ा हो गया। तभी राही की नज़रें उस पर अटक गई और उसी वक्त गुलाब के फूलों की बारिश होने लगी। लाल और गुलाबी गुलाब की पंखुड़ियां राही के गोरे बदन और बालों को छूते हुए फर्श पर गिरने लगी, जिसे महसूस करके राही की नज़रें हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव के साथ ऊपर आसमान में देखने लगी, जहां से गुलाब के फूल उसके ऊपर गिर रहे थे। राही की आंखें बंद हो गई। अपनी बाहों को फैलाए वो गुलाब की खुशबू और उसके कोमल स्पर्श को गोल गोल घूमते हुए महसूस करने लगी। इसी के साथ उसके होठों पर एक लंबी मुस्कुराहट फैल गई। उस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए ऋत्विक की आंखों के सामने कुछ ऐसा ही नज़ारा आकर गुजर गया, जहां एक 7 साल की लड़की खुद के ऊपर ज़मीन में पड़े फूलों को डालते हुए खेल रही थी, फिर ऐसे ही बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ ताली बजाकर खुद से कहती है, हैप्पी बर्थडे टू मी। राही एकदम से रुक गई। वो आंखें बड़ी किए सामने टेबल पर रखे केक को देखकर रुक गई। वो केक छुपा कर रखा गया था, जिससे पहले राही की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। उसने हैरानी से मुड़कर ऋत्विक को देखा, जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। हैप्पी बर्थडे माय डियर ब्यूटीफुल वाइफ, ऋत्विक उसके पास आकर बोला और उसने अपने होठों को उसके माथे पर रख दिया। राही भी उसके प्यार भरे स्पर्श में खोकर आंखें बंद किए हुए उसे महसूस करने लगी। उद्धरण चिन्ह
थोड़ी देर उसी तरह रहने के बाद ऋत्विक के उसे पुकारने पर राही ने प्यार से उसे देखा और उसी पल में उसकी आंखें भीग गई और एकदम से उसके गले लग गई। ऋत्विक उसे गले लगाए ही बोला, मैंने कहा ना रोना नहीं है, चलो केक कट करे। उसने राही को खुद से अलग किया और टेबल के पास ले गया। राही ने केक काटा और ऋत्विक के मुंह के पास लाकर उसे इशारा किया तो उसने ना में सर हिला दिया। उसके बाद उसी पीस को राही के होठों के पास ले गया। राही हंसी और उसने एक बाइट ले लिए। उसके बाद ऋत्विक ने भी उसका झूठा केक खा लिया। उसी समय राही का फ़ोन एक बार फिर रिंग होने लगा। उसने फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा तो उसकी खुशी गायब हो गई और चेहरे पर एक ठंडा भाव आ गया। ऋत्विक का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उस नाम को देखकर उसकी भी मुठ्ठियां भींच गई। राही ने ऋत्विक को देखा और पूछा, आप बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं और बहुत ही पावरफुल फैमिली से, आप जानते ही हैं मेरा पास्ट कैसा था। लेकिन मैं अभी आरव से अपने सारे रिश्ते नहीं छोड़ सकती क्योंकि जो उसने मेरे साथ किया है वो मैं भी उसे सूद समेत लौटाना चाह रही हूँ। ऋत्विक ने गहराई से एक बार उसकी आंखों में देखा जहां सच्चाई के अलावा कुछ नहीं था। ठीक है, तुम जो भी अपना बदला लेने के लिए करना चाहती हो कर सकती हो, मैं नहीं रोकूंगा। बस मुझे धोखे से सख्त नफरत है। मैं तुम्हें किसी भी मर्द के करीब भी नहीं देख सकता। ऋत्विक के आखिरी शब्द राही के कानों में गूंजने लगे जिसमें उसे अपने लिए बहुत ही गहरा लगाव महसूस हो रहा था। लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उसके हिसाब से तो वो पहली बार उस लड़के से कुछ घंटे पहले ही मिली है। इससे पहले वो बस इतना जानती थी कि ऋत्विक अग्निहोत्री द किंग ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अपनी ही दुनिया में खोया रहने वाला इंसान है जिसे किसी से कोई मतलब नहीं है सिवाय अपने काम के। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तेरे वास्ते मेरी यह जिंदगानी। अब तक आपने देखा कि ऋत्विक राही को सरप्राइज देता है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। तभी आरव का कॉल राही को आने लगता है जिसे देखकर ऋत्विक के हाथ की मुट्ठी बंध जाती है। लेकिन राही के भाव देखकर वो शांत ही रहता है। वो भी उसे देखती है और कहती है, मैं अभी उससे सारे रिश्ते ख़त्म नहीं कर सकती क्योंकि मुझे उसे वही लौटाना है जो उसने मुझे दिया। उसकी आंखें बदले और गुस्से से भरी थी। ऋत्विक ने कहा, जो करना है करो, बस मुझे धोखे से सख्त नफरत है और मैं कभी भी तुम्हारे बदले के बीच में नहीं आऊँगा, लेकिन तब तक जब तक तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। उसकी ये बात राही के दिल को छू गई और उसे एहसास हुआ कि अब उसकी दोस्त के अलावा भी कोई है जो उसकी परवाह करता है। दोनों की बातों में ही कॉल की रिंग बहुत बार बजकर बंद भी हो गई। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ वाले इंसान ने हार नहीं मानी और लगातार कॉल करता रहा। फ़ोन के एक बार फिर बजने से राही को होश आया और उसने फ़ोन को गुस्से से देखा जैसे बोल रही हो, अब मुझे कोई अपने ही मिस्टर हैंडसम को देखने नहीं देगा। उसने कॉल पिक किया और स्पीकर पर डाल दिया। अब से वो ऋत्विक से कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी, स्पेशली आरव के बारे में, क्योंकि उसे पता था कि जब कोई किसी से कुछ छुपाता है तो कितना हर्ट होता है। हेलो राही, तुम कहाँ हो? आज भी तुम घर नहीं आए और ना ही रुचि आई है। तुम ठीक तो होना और फ़ोन उठाने में इतनी देर कैसे हो गई? आरव ने बड़ी ही बेचैनी से पूछा। उसका दिल पता नहीं लेकिन घबरा रहा था जैसे कोई अपना उससे दूर जा रहा है। इस बात से अनजान की जिसे ठुकराकर भी वो उसे अपने पास रखना चाहता था, वो उससे दूर जा चुकी है। राही की नज़र ऋत्विक पर थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और उनके बीच में फ़ोन के स्पीकर से आरव की चिंता और बेचैनी भरी आवाज़ निकल रही थी। मैंने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया है और अब से मैं आश्रम में ही रहने वाली हूँ, इसलिए मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी और परिधि की शादी पर फोकस करो। वैसे भी उसमें कुछ ही महीने बाकी है। अब जब तक उससे रिश्ता नहीं तोड़ लेते मुझे कॉल भी मत करना और ना ही मुझसे मिलने ही कोशिश करना। उद्धरण चिन्ह। लेकिन क्यों? आरव ने डरते हुए पूछा। इसलिए क्योंकि मैं परिधि रॉय की फैमिली की पावर को झेल नहीं पाऊंगी। जब तक तुम उनसे जुड़े हो तुम्हारा किसी दूसरी लड़की के पास जाना मतलब उस लड़की की मौत। वैसे भी ये दुनिया अक्सर सारा दोष औरतों और लड़कियों पर ही डाल देती है कि इन्होंने ही बहलाया और फुसलाया होगा, वही तुम मर्द तो दूध पीते बच्चे की बने रहते हो। अपनी बात पूरी करने के बाद बिना कोई जवाब सुने राही ने कॉल कट कर दिया। ऋत्विक उसके पास बोला, रेडी हो जाओ, आज का पूरा दिन हम साथ बिताएंगे, कल से तो वैसे भी तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा दिन शुरू होने वाला है। राही मुस्कुराई और उसने किसी छोटे बच्चे की तरह सर हाँ में हिलाते हुए ऋत्विक के गाल को चूम लिया और झट से भाग गई। वही उसके सडेन किस से ऋत्विक जमसा गया। उसे अपने गाल पर अभी भी राही की कोमल होठों का टच फील हो रहा था। उसकी आंखें बंद हो गई और एक प्यारी सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। माय वाइफ, यू आर सो एडोरेबल। अपने गाल को छूते हुए ही वो भी वहां से चला गया। एक आलीशान महलनुमा विला के बड़े से कमरे में इधर से उधर गुस्से से टहल रही पिया रॉय बार बार फोन आने से परेशान हो गई। उसने इरिटेट होकर कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, पिया कुछ पता चला? आखिर वो रोल किसे मिल गया? यार प्लीज़ कुछ तो बोल, तू जानती है ना अयंतिका का रोल मेरे करियर के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुझे मेरी मदद करनी ही होगी। तू भूल नहीं सकती कि पहले कितने ही रोल तुझे दिलाने के लिए मैंने बाकी एक्ट्रेस को ब्लैकमेल और डराया है। शट अप।
पिया ने झल्लाते हुए कहा और दांत पीसते हुए बोली, मैं कल से यही कर रही हूँ। पूरी रात मेरे जागते हुए निकल गई लेकिन फिर भी तुम अपना एहसान जाता रही हो। कहा ना मैंने, जैसे कुछ पता चलेगा बताऊंगी। इस बार कोई मुझे पीछे से टारगेट कर रहा है जिसे मैं जानती भी नहीं और तुम्हें अपने रोल की पड़ी है, कैसी दोस्त हो। मैंने अपने सारे सोर्सेज लगा दिए, इवन रायचंद कंपनी से भी हेल्प ले ली बट नो रिजल्ट। इस बार उस रोल को काफ़ी सीक्रेट रखा गया है जिससे मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। अब बस कल का ही इंतजार करना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो पता चल ही जाएगा। अब इस रोल को छोड़ो, मैं तुम्हें कोई दूसरा रोल दिलवा दूंगी। उसके बाद भी हम उस एक्ट्रेस को भगा सकते हैं जो अयंतिका बनी है। पहले तो तन्वी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रायचंद इंडस्ट्री जो एंटरटेनमेंट का 30% पावर रखता है वो भी एक मामूली सी एक्ट्रेस को नहीं ढूंढ पा रहा। इसका मतलब जरूर उसका बैकग्राउंड सिंपल तो होगा नहीं। तन्वी ने खुद को काबू में रखा और बेमन से बोली, ठीक है। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। वहीं पिया ने गुस्से से फ़ोन बेड पर पटक दिया और गुस्से से चिल्लाने लगी, अब इस 2 कौड़ी की लड़की की हिम्मत भी हो गई, मुझे पिया रॉय को एहसान दिखाएगी। मेरे ही पैसों पर ऐश करती है और दिखाती ऐसे है जैसे मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी है। ब्लडी बिच, पैसे की भूखी। उन रोल के बदले अगर उसने मेरी जगह कुछ डायरेक्टर के साथ रात क्या बिताली, बहुत बड़ा काम हो गया। बल्कि इसके तो मजे हो रहे थे और पैसे भी लूट रही थी। अब एक रोल ना मिलने पर ऐसे एटीट्यूड दिखा रही है जैसे कहीं की महारानी हो। असल में तो वो एक बिस्तर गर्म करने वाली से कम नहीं है जो पैसे के लिए किसी के भी बिस्तर पर कूद पड़े, पाउटिंग। ये सब उसने बहुत ही घृणा से कहा। पिया गुस्से से कांप रही थी। उसे तन्वी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और सबसे ज्यादा उस पर जिसने उस रोल को छीन लिया। पिया को भी डर था कि कहीं कोई उस रोल को इतना बेहतरीन ना बना दे जिससे उसका मेन लीड होना बेकार हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की क्वीन बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। यही स्वार्थ था जिसके कारण पिया तन्वी को इतना अच्छा रोल दिलवाने को मान गई, क्योंकि तन्वी की एक्टिंग स्किल बहुत नॉर्मल थी और वो दिखने में भी इतनी सुंदर नहीं थी। वही पिया की खूबसूरती की तारीफ तो बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर किया करते थे। हो भी क्यों नहीं, उसकी जैसी सुंदरता अभी तक इस इंडस्ट्री में कई गई और आई लेकिन टिक नहीं पाई, क्योंकि वो कहते हैं ना, सबको सब कुछ नहीं मिलता। पहले भी कई सुंदर चेहरे थे लेकिन उनमें टैलेंट या फिर फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए वो बहुत जल्दी ही स्क्रीन से गायब हो गए। वही पिया रॉय को कौन नहीं जानता। रॉय फैमिली की छोटी बेटी, नंबर 1 सोशलाइट की बहन और एक बेहतरीन खूबसूरती के साथ आया एक्टिंग का कीड़ा जिसने उसे आज ए लिस्ट एक्ट्रेस में शामिल करवा दिया। लाइट ब्लू स्टाइलिश शॉर्ट ड्रेस पहने राही खुद को आईने में निहार रही थी। वो बहुत हसीन लग रही थी। उसने इतने सालों में कभी भी इतनी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनी थी जिनमें उसके सेक्सी और सुंदर पैर दिखाई दे। आरव उसे हमेशा लॉन्ग और ढीले कपड़े पहनने के लिए कहता था जिससे कोई उसकी खूबसूरती का फ़ायदा ना उठाए। तब उसे भी उसकी बात सही लगती थी, लेकिन जैसा कि वो हमेशा से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहती थी इसलिए उसने छोटे कपड़े मोस्टली पहने थे। लेकिन आरव के उसकी लाइफ में आने के बाद वो उसकी लाइफ स्टाइल और कहाँ जाना है कहाँ नहीं, उन सब पर अपना कंट्रोल रखने लगा जिससे उसे एक कैदी जैसी फीलिंग आती थी। राही ने अपनी आंखें बंद कर ली। लाइट सॉफ्ट पिंक मेकअप में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। स्काई ब्लू कलर उसके गोरे बदन पर बहुत ही जच रहा था। अभी वो उसी तरह खड़ी अपने मन को शांत ही कर रही थी, तभी उसे अपने गले पर गर्म सांसें महसूस हुई और उसकी पकड़ अपनी ड्रेस पर कस गई। उसने आंखें खोली तो ऋत्विक उसे एक पेंडेंट पहना रहा था जिसमें चांद बना हुआ था और उसके आसपास तारे लटक रहे थे। वो उसके बेहद करीब था जिससे राही की धड़कन बेतहाशा धड़कने लगी। उसने खुद को काबू किया और उस चांद को छुआ और खुद को देखने लगी। उसे खोए हुए उस चांद को शीशे से निहारते देख ऋत्विक ने पूछा, क्या मेरे चांद को उसका ये चांद पसंद आया? राही ने शीशे से ही ऋत्विक को देखा जो उसे ही शांत आंखों से देख रहा था। क्या है इन आंखों में जो अपनी गहराई में कुछ छुपाए बैठी है? जब भी ये मुझे देखती है कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन वो शांत आंखें सब कुछ छुपा जाती है। उद्धरण चिन्ह। खुद से ही बातें करते हुए राही ऋत्विक की काली गहरी आंखों में खो गई। ऋत्विक भी उसे खुद की आंखों को पढ़ते देख रहा था। वो भी मन में बोला, बहुत जल्द इन आंखों से भी वो राज निकलेगा और जुबान से भी, बस तुम्हारे दिल में थोड़ी जगह तो बनाने दो। जिस दिन तुम पूरी तरह से मेरी बन जाओगी उस दिन बिना कहे ही मेरे जज्बात समझ जाओगी। पसंद नहीं आया ये चांद? हाँ, ये मेरे चांद जितना हसीन नहीं है। ये कहकर ऋत्विक ने अपनी पलकें झुका ली और उसकी गर्दन को देखने लगा। वो जैसे ही उसे उतारने को हुआ, राही ने ऋत्विक के हाथ को पकड़ लिए और मासूमी से बोली, मुझे पसंद है, वो भी बहुत ज़्यादा। ठीक है फिर, ये कहकर ऋत्विक ने अपने हाथ पीछे ले लिए। तभी राही उसके गले लग गई और प्यार से बोली, थैंक यू। ये मेरा सबसे अच्छा बर्थडे है क्योंकि इस जन्मदिन में मुझे भगवान ने तुम्हारा साथ और ये इतना प्यारा गिफ्ट जो दिया है। ऋत्विक ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा, अब से हर दिन हमारा होगा। तुम कभी भी अकेली नहीं रहोगी। अब चले, हम लेट हो रहे हैं।
राही ने सर हिलाया और उसके साथ चलने लगी। तभी ऋत्विक एकदम से रुक गया तो राही ने उसे सवाल भरी नज़रों से देखकर कहा, क्या हुआ? कुछ रह गया है? ऋत्विक ने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा तो राही भी खुद को चेक करने लगी, लेकिन नहीं, वो अच्छे से ड्रेसअप थी। जो भी ऋत्विक ने उसके लिए बेड पर रखा था वो सब उसने पहना हुआ था, यहाँ तक कि हील्स भी वही थी। 1 मिनट, ये कहकर ऋत्विक ड्रेसिंग के पास गया और कुछ लेकर आया। ऋत्विक ने राही के बालों को ऊपर से हटाया और उसकी मांग में सिंदूर लगा दिया जो हल्का हो चुका था। उसकी इस हरकत से राही की आंखें बंद हो गई और लब मुस्कुरा दिए। तभी वो दूसरी उंगली उसके कान के पीछे लगाकर बोला, इन 2 चीज़ों की कमी थी। उसके कहते ही राही ने मिरर में देखा तो वो काजल का टीका था। वो हंस पड़ी और ऋत्विक के गाल खींचकर बोली, सो स्वीट, और उसके हाथ को पकड़कर आगे बढ़ गई क्योंकि उसने जो इतनी बोल्डली उसके गाल खींचे जिसके बाद उसे बहुत शर्माने लगी। ऋत्विक राही को सबसे पहले एक झील के पास ले गया जहां बहुत शांति थी। दोनों वही घास पर बैठ गए और नेचर को महसूस करने लगे। राही भी पहली बार इतनी शांत थी, फिर भी उसे वो सुकून हासिल हो रहा था जिसे वो हमेशा से ही चाहती थी। मैंने हमेशा भागती और दूसरों को नीचे गिराती दुनिया को देखा, लेकिन कभी ऐसी जगह को नहीं देख पाई जहां अकेलापन है लेकिन कोई दिखावा नहीं। इतनी शांत जगह जहां सिर्फ पंछियों और झरने की शीतल आवाज गूंजे और मन करे बस यही के होकर रह जाए। ऋत्विक ने उसके चेहरे को देखा जिस पर सुकून साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो शांत रहा। तभी बहुत सारी तितलियां राही के आसपास उड़ने लगी जिससे उसके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल खिल गई और उसने ऋत्विक को देखा जो उसे ही निहार रहा था। राही उन तितलियों के साथ खेलने लगी, वही ऋत्विक उसके फोटो लेते हुए किसी सोच में गुम था। तभी राही उसके पास आ गई और बोली, देखो ना कितना खूबसूरत है सब कुछ, तो फिर मेरी ही अकेली यादें क्यों? जब हम साथ हैं तो यादें भी साथ में बनाएंगे। ये कहकर उसने ऋत्विक से फ़ोन लिया और दोनों की अलग अलग पोज में सेल्फी लेने लगी। जहां राही की हर फोटो में अलग अलग चेहरा बनाया हुआ था, वही ऋत्विक बस बिना भाव के शांति से खड़ा उसे ही देख रहा था और जब राही उसे सामने देखने को कहती तो देख लिया करता था। बहुत सारी यादें उस फोन में कैद करने के बाद राही वही पास में लगे झूले पर बैठ गई और झूलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ज़्यादा हिल नहीं रहा था। तभी पीछे से ऋत्विक उसके झूले को धक्का देने लगा। राही ने उसे देखा तो बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। एक झूले को धक्का दे रहा था तो दूसरा झूल रहा था। राही बहुत खुश थी। उसकी आंखों के सामने एक सीन आ गया। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो एम्यूजमेंट पार्क जाकर झूला झूलोगी, और ना ही मैं पार्क में तुम्हें लेके जाने वाला हूँ। सोचो कोई क्या सोचेगा कि एक इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ अपनी गर्लफ्रेंड के झूले के पीछे खड़े होकर धक्का मार रहा है। अब उसके पास बस यही काम बचा है। उद्धरण चिन्ह। आरव, इसमें गलत क्या है? कपल्स तो एक दूसरे को झुलाते हैं। तुम मुझे कहीं भी बाहर घूमने नहीं ले जाते और ना कभी मन की करने देते हो। हर बार बस महंगे गिफ्ट्स देकर चले जाते हो। क्या मेरा मन नहीं होता बाहर घूमने का? ये कहकर राही अपना मुंह फुला लेती है। अपनी आंखों को बंद करके आरव अपने गुस्से को पीते हुए बोला, राही बचपना छोड़ो और खुद सोचो कि एक इतनी बड़ी कंपनी का मालिक किसी को झूला झुला रहा है। अगर ये बात मीडिया में आ गई तो कितना बड़ा तमाशा होगा। देखो मेरी बात सुनो, हम फिर कभी घूमने जाएंगे, अभी तुम्हारा ऐसे बाहर जाना सही नहीं है। वैसे भी इतनी भीड़ वाले जगह पर लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं। राही, ऋत्विक ने उसे 2 बार पुकारा तब उसे होश आया और वो बोली, हम चलो लंच का टाइम हो गया है। ये कहकर उसने राही को अपनी गोद में उठा लिया और आगे चलने लगा। उसके भाव बिल्कुल नहीं बदले, लेकिन वो ये समझ गया था राही उस आरव के ख्यालों में खोई हुई थी। यही बात कि वो उसके पास होकर भी किसी दूसरे के बारे में सोच रही थी। ऋत्विक इसे सहन नहीं कर सकता था। उसने अपना सर झटक दिया और सोचा, ये नॉर्मल है कि अचानक उसकी ज़िंदगी में इतना बदलाव आ जाए तो वो इंसान जो उसके साथ रहा इतने सालों तक उसे पूरी तरह भूल जाए। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता रहे थे। वही आरव बार बार राही को कॉल पे कॉल किए जा रहा था क्योंकि उसे थोड़ी देर पहले ही याद आया कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए वो आज इस बहाने उससे मिलने का सोच रहा था। लेकिन राही का फ़ोन साइलेंट होने की वजह से उसे पता ही नहीं चल रहा था। अगर पता भी चलता फिर भी वो अपने इतने स्पेशल डे उससे लड़कर ख़राब नहीं करती। दोनों एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में आए जिसे देखकर राही ने चाहते हुए कहा, ये तो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। उसकी बात पर ऋत्विक बस मुस्करा कर रह गया। राही जैसे ही अंदर एक प्राइवेट रूम में गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर ही दंग रह गई। तभी एक खुशी से भरी आवाज़ आई, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, और उसी के साथ कोई राही के ऊपर लपक गया और वो बेचारी डरकर दीवार से सट गई। रुचि की बच्ची हट, मोटी कही कि अब क्या दबा कर मारेगी। राही ने बड़ी मुश्किल से खुद को उससे अलग करते हुए कहा तो रुचि हंस पड़ी, हा हा हा, तू मोटी किसे कह रही है? मुझसे ज़्यादा तो तू है। नहीं मैं नहीं हूँ, तू है, तू है। दोनों एक दूसरे को मोटा कहने लगी। तभी रुचि ने एकदम से ऋत्विक से पूछा, जीजू आप बताओ कौन मोटा है? राही भी उसे देखने लगी और अपना सर हाँ में हिला दिया। हाँ हाँ बताओ। बेचारा ऋत्विक उनके बीच में फंस गया जिससे उसके कभी ना बदलने वाले एक्सप्रेशन थोड़े अजीब हो गए। वही अपने बॉस की ऐसी हालत पर पास खड़ा राज हंसे बिना नहीं रह सका।
देखते हैं अब क्या कहेगा ऋत्विक, कैसे बचेगा इस सिचुएशन से। टू बी कंटिन्यूड। राही को उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर आता है। उस जगह को देखकर राही खुश हो जाती है। तभी प्राइवेट रूम में एंटर करते ही रुचि उससे लिपट कर उसे बर्थडे विश करती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को मोटा बोलते हुए ऋत्विक से पूछती है कि कौन मोटा है। ऋत्विक जो कभी झूठ नहीं बोलता था धर्म संकट में फंस चुका था, क्योंकि राही मोटी नहीं थी लेकिन रुचि के सामने वो उससे बहुत हेल्थी थी। रुचि लंबी और एकदम पतली थी कि एक फूंक में ही उड़ जाए, वही राही का फिगर एकदम परफेक्ट था, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा। रुचि बहुत पतली है, ऋत्विक ने बिना भाव के कहा। लेकिन उसकी बात सुनकर रुचि राही को चिढ़ाने लगी और बोली, देखा जीजू भी सच के साथ है, मोटी कही की। वही राही तो ऋत्विक को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी और आंखों ही आंखों में धमकी देते हुए बोली, मैं मोटी हूँ? हाँ ठीक है एंग्री, घर चलो फिर बताती हूँ। उसके ऐसे घूरने पर ऋत्विक का चेहरा लटक गया, वो किसी पप्पी जैसा लगने लगा। उसकी ऐसी हालत पर राज को बहुत हंसी आ रही थी। ऋत्विक राही के करीब आया और उसके कान में बोला, जान तुम मोटी नहीं हो, बहुत सेक्सी हो। राही जो मुंह फेरे खड़ी थी ऋत्विक की बात सुनकर उसके कान लाल हो गए। ऋत्विक उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देख रहा था और राही शर्म से लाल हुए जा रही थी। रुचि उन दोनों को देखकर बहुत खुश थी। उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, मेरी राही बस इसी तरह खुश रहे, मेरी राही और सर की जोड़ी हमेशा इसी तरह बनी रहे। राही ऋत्विक की नज़रों से खुद को बचाने के लिए इधर उधर देखने लगी, तब जाकर उसका ध्यान अपने आसपास हुई सजावट पर गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया रूम, जिसके हर कोने पर गुलाब के गुलाबी फूल और रेड हट बलून से सजाया गया था। राही करीब से सब कुछ देखने लगी। उसके होठों पर एक दिलकश मुस्कान खिल गई। वो इतनी हसीन लग रही थी कि ऋत्विक उससे एक पल के लिए भी अपनी नज़रें नहीं फेरना चाहता था। ये सब मेरे लिए है, वाह सब कुछ कितना सुंदर है, कहते हुए राही आंखें बंद किए गुलाब की खुशबू अपनी सांसों में भरने लगी। तब तक ऋत्विक का ऑर्डर किया खाना भी आ गया और बड़ी सी कांच की डाइनिंग टेबल पर लगने लगा। ऋत्विक राही के पास आया, उसके हाथ को पकड़कर बोला, बाकी सब बाद में देखना, अभी खाना खा लो, भूख लगी है ना। ऋत्विक के खाने के जिक्र से राही को अपनी भूख का एहसास हुआ और उसने किसी छोटे बच्चे की तरह हाँ में सर हिला दिया। ऋत्विक से टेबल के पास लेकर आया और उसके लिए चेयर खींचकर राही को अच्छे से बिठा देने के बाद खुद भी उसके बगल में बैठ गया। रुचि और राज भी साथ में दूसरी तरफ बैठ गए और वेटर सबको खाना सर्व करने लगे। खाने में राही का फेवरेट पनीर टिक्का, तंदूरी रोटी, फ्रूट रायता, जीरा राइस, दाल, मसाला डोसा और गुलाब जामुन था, साथ में कुछ चाइनीज डिशेज जो उसे पसंद थी। खाने को देखते ही राही की भूरी आंखें खुशी से भर गई और वो बिना किसी पर ध्यान दिए खाने लगी। एक खाना और एक्टिंग करना, दोनों राही के फेवरेट काम थे। बस कोई बनाने वाला चाहिए, जो उसे मिल भी गया था। उसे बच्चों की तरह खाते देख ऋत्विक बोला, राही धीरे खाओ, ये सब तुम्हारे लिए है, कहीं भागा नहीं जा रहा। राही झेप गई और उसे देखा जो अपने खाने को छोड़ उसे देख रहा था। राही रोटी के साथ पनीर लेकर ऋत्विक के मुंह के पास ले गई और मासूमी से बोली, तुम भी खाओ। ऋत्विक उसे देखता रहा। जब राही ने देखा वो अपना मुंह नहीं खोल रहा तो उसे लगा कि आरव की तरह उसे भी ये बचपना लग रहा होगा, इसलिए वो अपना हाथ पीछे लेने लगी। वो अपना हाथ उसके मुंह से दूर ले जाती उससे पहले ही ऋत्विक ने राही का हाथ पकड़ लिया। दोनों की नज़रें टकराए और ऋत्विक ने उसके हाथ से खाना खा लिया, साथ ही उसकी उंगली को हल्के से बाइट कर लिया। तब जाकर राही को होश आया और वो शर्माते हुए अपने खाने को घूरने लगी। ऐसे ही हंसी खुशी सबने लंच कर लिया, जिसके बाद चारों बाहर आए। उन सभी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था जिससे कोई उन्हें पहचान ना ले। रुचि राही को याद दिलाते हुए बोली, कल सुबह एबी एंटरटेनमेंट के ऑफिस चलना है, वो तुम्हारा ऑडिशन लेंगे, अगर उन्हें तुम सूटेबल लगी तो उनकी नई आर्टिस्ट तुम ही बनोगी। अब तो तुम राही से राही ऋत्विक अग्निहोत्री हो, इसलिए ऐसा परफॉर्म करना कि सभी तुम्हें एक्टिंग की क्वीन कहे, और देखना एक दिन ये सपना भी पूरा होगा जहां तुम्हारी मैनेजर के तौर पर मैं तुम्हें स्टेज पर कामयाब होते हुए उस ट्रॉफी को हासिल करते देखूंगी जिसे आज तक कोई भी हीरोइन हासिल नहीं कर पाए। राही ने बस अपना सर हिला दिया। उसका रिएक्शन बहुत मामूली था, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो उसकी आंखें लाखों सितारों को चमक लिए चमक उठी जब रुचि ने अपने का जिक्र किया। वो अनाथ थी, लेकिन एक बात जो वो जानती थी वो ये है कि उसकी मॉम भी एक कलाकार थी, तभी तो बचपन से ही उसके पास उनकी आखिरी निशानी के तौर पर एक स्क्रिप्ट थी जो पूरी तरह से ब्लैक थी। शायद वो चाहती थी कि कोई उसकी किस्मत ना लिखे, वही अपनी किस्मत लिखे। और देखो वही हो रहा था। राही की नज़र ऋत्विक पर जा ठहरी जो राज को कुछ समझा रहा था। हैंडसम है ना सर? रुचि ने शरारत से पूछा। उद्धरण चिन्ह। बहुत। खोए हुए ही राही ने जवाब दिया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो उसे छेड़ रही है तो वो घूरकर रुचि को देखने लगी जो जोर जोर से हंसे जा रही थी। उसके हंसने की आवाज़ से राज और ऋत्विक दोनों का ध्यान भी उनकी तरफ आ गया। राही उसे मारते हुए रुक गई क्योंकि वो दोनों उसे ही अजीब नज़रों से देख रहे थे। दोनों मस्करी करते हुए काफ़ी करीब आ गई थी, जिससे वो दोनों लड़के उन्हें अजीब तरह से घूर रहे थे।
राज ने अपने बॉस को देखा और सोचा उनका घूरना सही है, लेकिन मैं क्यों इस आफत को घूरूं, ये सोचकर उसने अपनी नज़रें रुचि के ऊपर से हटा दी। थोड़ी देर बाद रुचि और राज चले गए। ऋत्विक राही को दूसरी जगह ले गया, जिसे देखकर राही ने आश्चर्य से उसे देखा। तुम्हें कैसे पता कि मैं हमेशा से यहाँ आना चाहती थी? रुचि से पता चला तुम हमेशा से ही थिएटर आर्टिस्ट के शोज देखना पसंद करती थी, लेकिन कभी यहाँ नहीं आ पाए। सामने हो रहे शो को देखते हुए ऋत्विक ने कहा तो राही की आंखों में बहुत सारे इमोशंस आकर गुजर गए। तुम उसकी तरह नहीं हो। हर बार उस इंसान से तुम्हारा कंपैरिजन भी मुझे उससे कहीं ज़्यादा नफरत करने पर मजबूर करता है। फिर भी खुद को सोचने से नहीं रोक पाती कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले। टू बी कंटिन्यूड। थिएटर शो एक तरफा प्यार के बारे में था, जहां हीरो, हीरोइन और विलेन थे। हमेशा की तरह हीरोइन हीरो से प्यार करती थी और विलेन हीरोइन से। जिस दिन हीरो और हीरोइन की शादी होने वाली थी, उस दिन उसे एक बहुत बड़ा ऑफर मिला अपने सपने को पूरा करने का, और वो अपनी शादी छोड़कर सिंगर बनने चला गया। हीरोइन मंडप में उसका इंतजार करती रह गई। जब उससे लोगों के ताने और अपना दर्द सहन नहीं हुआ तो उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का तय किया, जिसके बाद वो सुसाइड करने खाई के पास चली गई। वो अपनी जान वहां से कूद कर दे पाती कि उससे पहले विलेन उसे बचा लेता है और उसे जीने की एक वजह देता है अपने प्यारा का इजहार करके। दोनों शादी करते हैं। विलेन खुद को उसके प्यार में पूरी तरह से बदल लेता है। जब दोनों एक दूसरे को चाहने लगते थे तब हीरो आता है एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनके, लेकिन अपने प्यार को अपने दुश्मन के साथ देखकर वो पागल सा हो जाता है और इसी नफरत और जलन में वो उस विलेन को मार देता है, साथ ही हीरोइन को अपनी कैद में रखता है। लेकिन कुछ नहीं बदलता। विलेन के मरने के बाद भी हीरोइन उसे ही चाहती रही, क्योंकि उसके दिल में उस विलेन से बड़ा हीरो कोई नहीं था। कहानी का हीरो कब विलेन बन गया उसे भी पता नहीं चला और अपनी सबसे कीमती चीज़ खो बैठा। इस कहानी का सार यही है कि प्यार अगर सच्चा हो तो जरूर मिलता है, और जब उसे ही छीन कर किया जाए तो जिंदगी भर का दुख आपके हिस्से लिख जाता है। राही की आंखें भीग गई और वो ऋत्विक के गले लगी सिसकने लगी। शश, ये सिर्फ एक कहानी है, इतना इमोशन क्यों होना? ऋत्विक उसके बालों को सहलाते हुए बोला। कहानी भी तो हकीकत से ही बनती है। वैसे भी थिएटर शो में इमोशंस का एक अलग ही लेवल होता है, जहां लोग लाइव परफॉर्म करते हैं, डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ये कहानी मुझे खुद के बहुत करीब लग रही है। मैंने जिसे हीरो समझा वो तो झूठा निकला। वो हंसी और ऋत्विक को देखते हुए आगे बोली, लेकिन मैं खुश हूँ बिल्कुल इस हीरोइन की तरह, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ का और मेरे दिल का हीरो मिल चुका है, जो मेरे लिए एक विलेन भी बन सकता है। उद्धरण चिन्ह। दोनों का साथ एक दूसरे के लिए खुशी लेकर आया था। आज के दिन राही अपने सबसे खूबसूरत पल जी रही थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और ऋत्विक के साथ कुछ फ़ोटो लेने लगी, एक याद के तौर पर। उसके बाद ऋत्विक ने उसकी आंखें बंद की और एक जगह ले गया। जब राही की आंखों से ऋत्विक ने हाथ हटाया तो बहुत सारी कैंडी की बारिश होने लगी, जिसे देखकर राही हैरान आंखों से ही खिलखिला उठी। उस कैंडी हाउस को देखकर राही हंस पड़ी और बोली, रुचि ने यह भी बता दिया कि मुझे बचपन में कैंडी की बारिश वाला सपना आया था, और मैं सपने में ही बहुत सारी कैंडी खाकर पूरे 1 महीना खुश रही थी और मेरा कुछ भी बाहर का खाने का मन नहीं हुआ था। ऋत्विक बस उसके मुस्कुराते और खिले चेहरे को देखता रहा। अब कभी भी दिल को बहलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी तुम्हें पसंद होगा उसे पूरा करना मेरी ड्यूटी है और तुम्हारा हक। उसकी बात पर राही मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद वहां से बहुत सारी कैंडी लेकर और खाकर राही हंसते हुए ऋत्विक का हाथ पकड़े वहां से चली गई। तभी ऋत्विक को कॉल आया। वो साइड में खड़ी रहकर उसके आने का इंतजार करने लगी। वो अभी खड़ी यहाँ वहां देखते हुए उन्हें बिताए पालों को याद करते हुए खुशी हो रही थी कि अचानक किसी ने उसे आवाज दी। राही मुड़ गई। उसने सामने देखा तो एक लड़की उसी की तरफ आ रही थी। दूर से वो पहचान नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा तो उसके भाव ठंडे हो गए। है राही, कहाँ है आजकल? कॉलेज के बाद तो तेरा कोई अता पता ही नहीं रहा। वो लड़की बड़ी ही अदा से अपनी बालों से खेलते हुए उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोली। राही के कपड़े और उसका लुक देखकर लड़की की आंखें रोल हो गई। इस फटीचर के पास इतने अच्छे कपड़े कहाँ से आए? फिर एक नकली मुस्कान लेकर, वाह तेरा तो स्टाइल ही बदल गया, पहले कहाँ जीन्स और टॉप में घूमती थी। सही है, क्या किसी को पटा लिया है? वो बोलती ही जा रही थी, लेकिन राही उसे इग्नोर करते हुए इतना ही बोली, नेहल मुझे लेट हो रहा है, बाद में मिलेंगे। वो जाने लगी, लेकिन नेहल ने उसे रोकते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तू रियूनियन पर तो आएगी ना? राही ने कुछ नहीं कहा और जाने लगी। आरव तो आएगा तो तेरा आना तो पक्का ही है। राही के चलते कदम थम गए। उसने सामने देखा ऋत्विक थोड़ी दूर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। दोनों की आंखें मिली और आंखों ही आंखों में बात हो गई। राही बिना पलटे बोली, आरव आएगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वो पलट गई और हल्का मुस्कुराकर बोली, कॉलेज रियूनियन पर मैं आऊंगी, तुम टेंशन मत लो। वैसे तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या दो बॉयफ्रेंड रखने के साइड इफेक्ट झेलने पड़ रहे हैं? राही ने उसे ऊपर से नीचे बिल्कुल उसकी तरह आंखें मटकाते हुए तंज भरे लहजे में कहा।
नेहल का चेहरा काला हो गया, उसकी आंखें गुस्से से भर गई। वो अपनी तीखी आवाज में बोली, तुम खुद को क्या समझती हो? अरे खुद तो आरव के पैसे के पीछे थी, अब जब वो परिधि रॉय के साथ एंगेज है तो पता नहीं किसके साथ सोकर अपने शौक पूरे कर रही हो। राही को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने उसे मजाकिया हंसी के साथ देखा। हाँ हाँ मेरी छोड़ो, खुद को देखो, इस वक्त तुम्हें कोई बुढ़ा मिल गया तो तुम अपनी ऐश के लिए उसे भी ना छोड़ो। इतना कहकर राही उनकी कार की तरफ चली गई जहां ऋत्विक पहले से ही कार में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। पीछे थोड़ी दूरी पर गुस्से से कांपते हुए खड़ी नेहल उसे इतनी महंगी कार में बैठता देख जलकर राख हो गई और उसने तुरंत किसी को कॉल लगा दिया। टू बी कंटिन्यू। आज वो दिन था जब राही अपने सपने की तरफ पहला कदम लेने वाली थी। कल दोनों बहुत थक चुके थे और ऐसे ही एक दूसरे को गले लगाए सो गए। सुबह राही जल्दी उठ गई। जब वो नीचे आई तो शिवांश उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। राही ने उसे पीछे से हग कर लिया और आगे झांकते हुए बोली, वाओ डोसा, नोट बैड। विंकिंग फेस, मुझे नहीं पता था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग इतने सारे डिशेज बना सकता है। राही उसे उसी तरह पीछे से पकड़े बोले जा रही थी, बिना ये जाने कि उसकी इस हरकत से ऋत्विक के शरीर में गर्मी की एक लहर कौंध गई जिसे दबाने के लिए वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। राही, तुम बैठो डाइनिंग टेबल पर, मैं अभी नाश्ता लेकर आया, बहुत मुश्किल से खुद को संभाल कर उसने कहा। राही को थोड़ा बुरा लगा कि उसने उसे गले लगाया और ऋत्विक ने उसे एक नज़र मुड़कर भी नहीं देखा। यही सब सोचते हुए वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गई जो किचन के बगल में ही था। थोड़ी देर बाद ऋत्विक नाश्ते के साथ आया। दोनों बैठकर खाने लगे। राही खाते हुए बार बार ऋत्विक को देख रही थी जो बिना किसी भाव के फ़ोन में कुछ देखते हुए अपना नाश्ता कर रहा था। कल तक तो कितने रोमांटिक थे, अब क्या हो गया? फिर फ़ोन को घूर कर ऐसा भी क्या है इसमें जो मुझ में नहीं है? होमम अनअम्यूज्ड, ये कहते हुए उसने मुंह बना लिया। उद्धरण चिन्ह। वही अपने फ़ोन में देखते हुए भी ऋत्विक ध्यान राही पर भी था। उसके ऐसे फूले हुए गाल देखकर उसे अजीब लगा कि उसे क्या हुआ। इस बात से अनजान कि उसकी जान बहुत गुस्से में है क्योंकि उसके मिस्टर हस्बैंड ने उसे इग्नोर कर दिया है। नाश्ता होने के बाद दोनों सोफे पर बैठे अपना अपना काम करने लगे। ऋत्विक लैपटॉप पर मूवीज की लिस्ट देख रहा जिनमें उन्हें इन्वेस्ट करने के ऑफर आए थे, वही राही अपनी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए कुछ सोच रही थी। आधा दिन ऐसे ही बीत गया। ऋत्विक ने लंच बनाया और राही ने बर्तन साफ कर दिए। अभी भी दोनों चुप थे। राही बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन ऋत्विक को अपने काम में बिजी देखकर चुप ही रह जाती। आखिरकार हिम्मत करके उसने कहा, आज शाम को मीडिया के सामने हमारी फिल्म की कास्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इतना कहकर वो चुप हो गई। उसने ऋत्विक को देखा जो ऐसे बैठा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। राही उदास हो गई और उठकर वहां से जाने लगी, तभी वो झटके के साथ ऋत्विक की गोद में जा गिरी। राही की आंखें शौक से बड़ी होकर उसे देखने लगी। वही ऋत्विक उसे अपनी बाहों में भरे, अपना चेहरा उसकी गर्दन पर टिकाए आंखें बंद किए सुकून से बैठा था। राही ने उसके माथे को छुआ, फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ है? आप अभी तो मुझसे दूर थे और अब जब मैं जा रही थी तो मेरे पास आने लगे हो। कैसे तुम्हें जाने दूंगा? मैं ही जानता हूँ कि कैसे खुद को तुम्हारे पास आने से रोकता हूँ। एक गहरी सांस लेकर उसके बालों की खुशबू को लेते हुए ऋत्विक ने आगे कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, खुद को तुम्हारे करीब आने से रोकना मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तो क्यों रोका हुआ है? मैं अब तुम्हारी हो चुकी हूँ, फिर ये दूरी क्यों? राही ने ऋत्विक से थोड़ा दूर जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रुकना कौन चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता सिर्फ इसलिए आगे ना बढ़े कि हम पति पत्नी हैं, बल्कि इसलिए आगे बढ़े कि हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। प्यारा शब्द को सुनकर राही ठिठक गई और उसकी आंखों के सामने आरव का चेहरा आ गया। यही वजह है, जब प्यार का नाम आता है तो तुम्हें वो इंसान याद आता है जिससे तुम कभी प्यार करती थी। ऋत्विक ने उसे खोए हुए देखकर हल्का सा हंसकर कहा, अगर मैं अभी तुम्हारे करीब आया तो शायद मैं खुद को रोक ना पाऊं, इसलिए ये दूरी है। राही की आंखें नम हो गई और वो उसे देखने लगी। ऋत्विक ने नजरें फेर ली और अपनी डीप वॉइस में आगे बोला, जिस दिन आरव नाम का व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से हट जाएगा और तुम अपने पास्ट से निकलकर मेरे साथ आगे बढ़ोगी, तभी हमारा रिश्ता भी अपने अगले मुकाम पर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। ऋत्विक अग्निहोत्री अपनी जान का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे बदले कामयाबी और मुश्किलों में हर तरह से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। राही की आंखें भर आई। वो अपने एडियो के बल खड़ी हुई और अपने गुलाबी होठों को ऋत्विक के पतले सख्त होठों से मिलाए। दोनों हाथ उसके बालों में उलझाए उसे चूमने लगी। ऋत्विक स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें भी अपने आप बंद हो गई। वो भी तो यही चाहता था। राही उसे बड़ी ही शिद्दत से चूमे जा रही थी। ऋत्विक ने उसे कमर से उठा लिया और खुद से सटा लिया। राही के पैर उसकी कमर पर बंध गए। दोनों हंग्रीली एक दूसरे के लिप्स को शक किए जा रहे थे। उनकी इंटेंस किस तब और भी डीप हो गई जब दोनों की जीभ एक दूसरे से उलझते हुए एक दूसरे के मुंह को एक्सप्लोर करने लगी। ऋत्विक की आंखों में कई इमोशंस आकर चले गए। अंत में जो भाव था वो जुनून से भरा हुआ था। जुनून जो राही के लिए था।
उसे पाने का और जीत का जुनून उसकी आंखों में अलग ही चमक के साथ झलक रहा था। तुम्हें तो मेरा होना ही था राही। कोई भी मेरे दिल को मुझसे अलग नहीं कर सकता, चाहे सारी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए। मन ही मन सोचते हुए ऋत्विक के होठों पर एक तिरछी मुस्कान खेल गई, स्माइल विद हॉर्न्स। जब किस करते हुए दोनों की सांसें फूलने लगी तब जाकर दोनों के लब अलग हुए। उनके होठ एक दूसरे की लार से नम हो चुके थे, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे। ऋत्विक को नजर राही के भीगे होठों पर ही थी और राही उसकी नजरों से अनजान अपनी सांसों को समेटने की कोशिश कर रही थी। राही का ऊपर नीचे होता सीना ऋत्विक को अपना दीवाना बना रहा था। उसकी हाथों की नशें कस गई और दूसरी तरफ घूमकर अपने जज्बातों को काबू करने लगा। नहीं, अभी सही समय नहीं, वो तेरी दीवानगी सह नहीं पाएगी। उसने अपनी गर्दन घुमाए और खुद को सही करके बोला, अभी थोड़ी देर में डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट आएगा जो तुम्हें आज के इवेंट के लिए तैयार कर देगा, इसलिए टेंशन मत लो। अभी वक्त है, तब तक आराम करो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो अपना लैपटॉप लेकर बाहर जाने लगा। मिस्टर हस्बैंड, कहाँ जा रहे हो? राही ने खुशी से अपनी प्यारी आवाज में पूछा। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक, जो अपने पॉकेट में एक हाथ डाले और दूसरे में लैपटॉप बैग जाने को तैयार था, वो रुक गया और बिना पलटे बोला, एक जरूरी मीटिंग है, तुम्हारे इवेंट से पहले आ जाऊंगा। अपनी बात खत्म करके वो चला गया। उसके जाते ही राही मुस्कुराए और खुद से ही बोली, जानती हूँ कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरा आरव के बारे में सोचना, लेकिन मैं उस इंसान को कैसे छोड़ दूँ जिसने हजारों वादे किए और एक भी ना निभाया। एंग्री। अपने पास्ट को पीछे छोड़कर बहुत जल्द हम अपनी नई दुनिया शुरू करेंगे जिसमें हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आई प्रोमिस माई मिस्टर हस्बैंड। स्माइल स्माइल। टू बी कंटिन्यूड। राही का ऊपर नीचे होता सीना ऋत्विक को अपना दीवाना बना रहा था। उसकी हाथों की नशें कस गई और दूसरी तरफ घूमकर अपने जज्बातों को काबू करने लगा। नहीं, अभी सही समय नहीं, वो तेरी दीवानगी सह नहीं पाएगी। उसने अपनी गर्दन घुमाए और खुद को सही करके बोला, अभी थोड़ी देर में डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट आएगा जो तुम्हें आज के इवेंट के लिए तैयार कर देगा, इसलिए टेंशन मत लो। अभी वक्त है, तब तक आराम करो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो अपना लैपटॉप लेकर बाहर जाने लगा। मिस्टर हस्बैंड, कहाँ जा रहे हो? राही ने खुशी से अपनी प्यारी आवाज में पूछा। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक, जो अपने पॉकेट में एक हाथ डाले और दूसरे में लैपटॉप बैग पकड़े जाने को तैयार था, वो रुक गया और बिना पलटे बोला, एक जरूरी मीटिंग है, तुम्हारे इवेंट से पहले आ जाऊंगा। अपनी बात खत्म करके वो चला गया। अब आगे। दोपहर के 3 बजे एक एक करके कार मैंशन के आगे रुकी और बहुत सारे लोग कुछ सामान लेकर अंदर आने लगे। राही, जो हॉल में बैठी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, बाहर होती हलचल से उसका ध्यान भी वहां चला गया। उसने देखा कि कई सारी लड़कियां जिन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हैं वो एक कतार में आ रही थी। उसी के पीछे कुछ लोग कपड़ों का रेग और बाकी का सारा सामान लिए पीछे पीछे अंदर की ओर ही आ रहे थे। राही हैरानी से सबको देख ही रही थी कि एक चेहरे को देखकर उसका मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। वो आदमी चलते हुए उसके सामने आया और एक बड़ी सी स्माइल के साथ ग्रीट करते हुए बोला, हेलो मिसेज अग्निहोत्री। वो हंसा फिर बोला, मेरा मतलब है भाभी। ओपन माउथ स्माइल। तो आप तैयार हैं मेरे हाथों से रेडी होने के लिए? वो राही को बहुत ही उत्साह से सब बताने लगा, जैसे कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, लेकिन वो बस सदमे में बिना कुछ सुने उसे घूरे जा रही थी। किसी के गले साफ करने की आवाज़ से दोनों का ध्यान टूटा। जब लड़के की नज़र उस तरफ पड़ी तो वो हंसते हुए बोला, ब्रो, इतना भी जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, भाभी मुझे उस वे में नहीं देख रही थी, है ना भाभी? ये कहकर उसने राही को देखा जो उनके पास आते ऋत्विक को ही निहार रही थी। राही को एहसास हुआ कि उसने ऋत्विक को देखा भी नहीं और कैसे बेवकूफ़ों की तरह उस मेकअप आर्टिस्ट को घूरने लगी। ऋत्विक अपनी पॉकेट में एक हाथ डाले बिना भाव के चेहरे के साथ उनके पास आया। उसने राही को एक नज़र देखा, फिर अपने सामने खड़े लड़के से बोला, अमन, जिस काम के लिए आए हो जल्दी करो, क्योंकि अगर तुमने मेरी वाइफ पर नज़र रखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने उसे धमकाया तो अमन का मुंह बन गया और वो बेचारी शकल लेकर राही से बोला, भाभी देखो, ये मेरा दोस्त होकर कैसी बातें कर रहा है। अब अपनी भाभी पर थोड़ी मैं लाइन मारूंगा। इसके लिए मैं खुद मेकअप करने आया, नहीं तो कोई भी अटेंड कर लेता। उसने भी भाव खाते हुए बड़े ही गुरूर से कहा। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक ने उसे एक कोल्ड लुक दिया और अपनी कठोर आवाज में बोला, ठीक है, तो जो भी प्रोजेक्ट मैंने आज तुम्हें दिए है वो वापस ले लेता हूँ। उसकी बात खत्म होने से पहले अमन ने अपने रंग बदल दिए और वो शेर से भीगी बिल्ली बनकर बोला, अरे बख्श दे, क्यों गरीब के पेट पर लात मारने का पाप लेना चाहता है? मैं तो मजाक कर रहा था। इतना कहकर उसने राही के लिए एक सिल्वर ड्रेस निकाली और उसे रूम की तरफ ले जाते हुए अपनी असिस्टेंट को सारा सामान रूम में लाने को कहा। उनके जाने के बाद ऋत्विक भी नामे गर्दन हिलाकर स्टडी रूम में चला गया। राही के लिए ऋत्विक ने अलग से एक कपड़ों का रूम बनवाया हुआ था। उस रूम में बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था जिसके सामने राही चेयर पर बैठी अमन को देख रही थी जो उसके चेहरे पर मेकअप लगा रहा था। उसने एक सिल्वर ड्रेस पहनी हुई थी।
उसकी असिस्टेंट में से कुछ उसके लिए सामान निकाल रही थी तो कुछ उसके बालों के कर्ल्स करने में बिजी थी। राही को किसी राजकुमारी जैसा महसूस हो रहा था। जैसे एक राजमहल में उसे कुछ नहीं करना पड़ता वैसे ही आज राही को महसूस हो रहा था। अमन सक्सेना, मेकअप और फैशन की दुनिया का जाना माना नाम। कहा जाता है कि उसके हाथों में जादू है, एक बार किसी के चेहरे पर लग जाए तो उसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। अमन जिसने एक से एक सेलिब्रिटी को देखा है, वो भी राही की सुंदरता देखकर हैरान था और एक्साइटेड भी कि वो उस जैसी ब्यूटी का मेकअप कर रहा है। उसे देखकर राही इसलिए भी शॉक में थी क्योंकि अमन सक्सेना ने खुद मेकअप करना छोड़ दिया है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो वो उसे हायर नहीं कर सकता था। पहली बात उसका इन्फ्लुएंस, दूसरी उसका फैमिली बैकग्राउंड। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद राही तैयार हो गई। लूज कर्ल्स, रेड बोल्ड लिप्स, लाइट मेकअप, सिल्वर ड्रेस और उसके मैचिंग की सिल्वर बटरफ्लाई वाली हील्स जो उसके लुक को अभी एनहांस कर रही थी। राही अपने कैरेक्टर की तरह बोल्ड और विलाइनस लग रही थी। उसका लुक अयंतिका से मिलता जुलता था, जो उसके किरदार को साफ दर्शा रहा था। वो खुद को आश्चर्य से देख रही थी। उसने खुद को इतना सुंदर कभी इमेजिन ही नहीं किया था। उसकी पूरी स्टाइल बदल चुकी थी। ये कितना सुंदर है, आपने तो सच में मेरे कैरेक्टर को स्क्रिप्ट में से निकालकर सामने खड़ा कर दिया। उद्धरण चिन्ह। सच ही तो है, आपके हाथों में सच में जादू है। अपनी तारीफ सुनकर अमन ने हंसते हुए कहा, हा 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 भाभी, आप बिलीव नहीं करोगी लेकिन अब तक मैंने जितने लोगों को तैयार किया है उनमें से सबसे कम एफर्ट को रेडी करने में लगाना पड़ा है। लकी तो मैं हूँ जो मेरे हाथों को आप जैसी नेचुरल और गॉड फेवरेट ब्यूटी को सजाने का मौका मिले। इसके लिए तो मुझे ऋत्विक को थैंक यू कहना चाहिए। अपनी तारीफ सुनकर राही शर्मा गई और वैसे ही निगाहें झुकाए बोली, अब तो आप मुझे आसमान पर बिठा रहे हैं। नहीं नहीं, आपको सर और आसमान पर चढ़ाने की मेरी क्या हिम्मत, ये तो आपके मिस्टर हस्बैंड ही कर सकते हैं। ये कहकर उसने राही को आई विंक कर दी विंकिंग फेस और हंसते हुए वहां से निकल गया। राही तो वही खड़ी रही, उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी 2 मजबूत ठंडे हाथ उसकी कमर पर अपनी पकड़ धीरे धीरे कसने लगे। उस एहसास से राही की धड़कनें तेजी से हरकत करने लगी। ये क्यों है, मेरी धड़कन इनकी छुअन से इतना बेकाबू क्यों हो जाती है। पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच कुछ है जिससे हम दोनों अनजान हैं। उद्धरण चिन्ह। वाइफी। उसने राही के कानों में पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए अपनी डीप वॉइस में उसे पुकारा। ऋत्विक की आवाज़ इतनी सेक्सी थी कि राही की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और वो उसके गीले लबों को अपने गले पर फील करने लगी। ऋत्विक उसके गले को सक करते हुए कंधे तक आ गया और उसे चूमने लगा। राही की सांसें तेजी से चलने लगी, उसी के साथ ऋत्विक की हरकत भी तेज हो गई। उसने पूरी तरह से राही को अपने आगोश में ले लिया। राही उसके छोड़े सीने को अपनी पीठ पर महसूस कर पा रही थी। पता नहीं कैसी फीलिंग थी लेकिन एक मीठी तरंग उसके मन से होते हुए दिल में तैर गई और उसका शरीर ऋत्विक के होठों के स्पर्श पर हरकत करने लगा। हमें लेट हो रहा है, बहुत ही मुश्किल से अपनी सांसों को बांधते हुए राही ने कहा, जिसे सुनकर ऋत्विक के उसके कंधे पर चलते होठ रुक गए। उसने राही को पलटा और अपने होठों को उसके होठों से जोड़ दिया। राही कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके होठ ऋत्विक के मुंह में कैद हो चुके थे और ऋत्विक बिना रुके उसके सॉफ्ट लिप्स को चूमता जा रहा था। उसकी किस में इतना प्यार और जुनून था कि राही कब बहक गई और उसके हाथ ऋत्विक के बालों में चले गए। वो भी उसके होठों को पागलों की तरह चूमने लगी। एक दूसरे से लिपटे उनकी सांसें एक हो गई और उनकी धड़कनों का शोर बढ़ता चला गया। इसी पल में दोनों खो गए। शाम 7:30 बजे स्टार ब्लास्ट रिजॉर्ट के सामने बहुत सी महंगी कार आकर रुकी और उनमें से कई नामी गिरामी फिल्म इंडस्ट्री के लोग और इन्वेस्टर निकले जो एक अद्भुत कहानी का हिस्सा बनने जा रहे थे। उन्हीं सबसे थोड़ी दूर पर एक कार में बैठी राही ऋत्विक को देख रही थी। वो अपने लैपटॉप पर फिर से बिजी हो गया। क्या आप सच में पार्टी में नहीं आएंगे, जबकि यहाँ तो सभी को इनवाइट किया गया है। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक ने उसे देखा फिर बोला, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारी लिपस्टिक एक और बार अपने लिप से चाट लूँ। उसकी इतनी बेशर्मी भरी बात सुनकर राही ने उसे घूरा और मुंह बनाकर बोली, आप सच में बहुत ही ज़्यादा बड़े वाले बेशर्म हैं। अगर मैं जानती नहीं होती कि आप फिल्म इंडस्ट्री के किंग हो तो पक्का मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं होता। ऋत्विक ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का मुस्कुरा दिया। उसी पल उसकी नज़रें एक जोड़े पर चली गई, जिसके बाद उसने अपने बगल में बैठी राही को देखा, जिसकी नज़र भी सामने उस कपल पर थी जिसे मीडिया घेरकर सवाल पूछ रही थी और उनकी फोटोज लेने को पागल हुए जा रही थी। आरव और परिधि को देखते हुए राही को एहसास हुआ कि वो कभी भी ऐसे इंसान के लिए नहीं बनी थी जो अपनी शोहरत के लिए उसे छोड़ दे। उसने अपने बगल में बैठे अपने हस्बैंड पर नज़र डाली। जैसे ही वो मुड़ी, ऋत्विक ने अपनी नज़रें उसी हटा ली और लैपटॉप को देखने लगा जैसे वो बहुत बिजी है। राही तो उसे देखते हुए ही मुस्कुरा उठी। कितना प्यारा हमसफ़र है मेरा। मेरी दुनिया हसीन हो गई जब से मुझे इनका साथ मिला। सही ही कहते हैं लोग, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। स्माइल। उसने अच्छे से ऋत्विक को देखा, फिर रुचि को कॉल लगाकर बोली, सब रेडी है ना,
दूसरी तरफ से रुचि ने कहा, सब ठीक है, तू तैयार रह, पूरी कास्ट को इंट्रोड्यूस करने के बाद आखिर में डायरेक्टर विधान तुझे सबसे मिलाएंगे। ओके। राही ने कॉल रख दिया, फिर ऋत्विक को देखकर बोली, आप दूसरी कार मंगवा दो, इसमें मेरा जाना बहुत सी गॉसिप को बनाएगा, इसलिए मेरा लो प्रोफाइल रहना ही फायदेमंद है। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी।